अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज हम यूटी लोअर का 2018 का जो इलेक्ट्रिकल एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो यूटी लोअर का बेसिकली जो एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का हमारे पास टाइम होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर 129 बेस 16 इट्स इक्वलेंट ऑक्टल बेस 8 इज। तो हमारे पास ये हमें को एक नंबर हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, इसको दिया गया है, इसको हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है जिसकी बेस 8 है। तो पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है तो उसको हम शॉर्टकट तरीके से कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फर्स्ट कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी। तो पहले हमने जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है शॉर्टकट मेथड को यूज़ करके। तो 129 को अलग अलग 1 की अलग बाइनरी हम लिख लेंगे, तो 2 है उसकी अलग और 9 की अलग अलग बाइनरी हम लिख लेंगे। ये 1 की बाइनरी आ गई, 2 की हमने 0010 और 9 की बाइनरी जो है 1001 है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सेपरेट द बाइनरी डिजिट इनटू द ग्रुप्स। ईच ग्रुप कंटेन द 3 बिट्स और 3 डिजिट। तो ऑक्टल के अंदर हमारे पास 3 डिजिट नंबर होता है, इसलिए हमने हर इन बाइनरी जो नंबर है इसको हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो एक ग्रुप के अंदर 3 डिजिट होंगे। तो देख लेंगे ये 100 100 101 तो 001। तो इसके हमने इसको सेपरेट कर लिया, ये बाइनरी नंबर को 3 डिजिट के अंदर ग्रुप बना के इसे सेपरेट कर लिया है। तो सेपरेट करने के बाद हमने इसे ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है दोबारा। तो इसको क्या करेंगे, जीरो का हमारे पास जो ऑक्टल आता है वो जीरो ही आता है। तो इसको ऑक्टल इक्विवेलेंट इस बाइनरी का हमने क्या करना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या करें, 100 हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट है 4 आता है, तो 101 का जो आता है 5, इसी तरह 001 का जो आता है वो 1 आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास जो 129 जो हेक्साडेसिमल में जो नंबर गिवन था इसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट आ जाएगा 451। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 451। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द स्केयर वेव इज। तो आरएमएस वैल्यू बेसिकली द फॉर्म फैक्टर ऑफ स्केयर वेव। क्वेश्चन ये है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ स्केयर वेव इज, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो स्केयर वेव का फॉर्म फैक्टर है। तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो स्केयर वेव के जो हमने फॉर्म फैक्टर बताना है, तो स्केयर वेव का फॉर्म फैक्टर में यूनिटी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द कैपेसिटर फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन आर रेटेड। तो पावर फैक्टर के लिए हमने जो क्वेश्चन पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करते हैं ग्रिड स्टेशन वगैरह में, तो उनको हम किस चीज़ के अंदर उनकी रेटिंग करते हैं, उनको KVAR में करते हैं। उनकी जो KVAR इज बेसिकली रिएक्टिव पावर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन टॉगल मूड जे के फ्लिप फ्लॉप है। टॉगल मूड के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास जे और के दोनों की जो इनपुट्स होती हैं हमारे पास 1 होती है टॉगल मूड के अंदर। तो इन टॉगल मूड जे के फ्लिप फ्लॉप बोथ इनपुट जे इज इक्वल टू 1 एंड के इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जे के फ्लिप फ्लॉप बेसिकली जो हमारे बोथ इनपुट्स अगर जीरो हो तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है उसके अंदर क्यू नॉट इज द नेक्स्ट स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आती। अगर हम जे इज इक्वल टू 1 के इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास जे फ्लिप फ्लॉप है वो सेट कंडीशन के अंदर होता है। इसी तरह हमारे पास अगर जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास जो आउटपुट होती है नेक्स्ट स्टेट वो रीसेट हो जाती है, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप वो रीसेट मोड के अंदर चला जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर बोथ इनपुट्स आर 1, जो नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट चेंज हो जाएगी, आउटपुट हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम टॉगल कंडीशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आउटपुट ऑफ द एक्स ऑफ अ सर्किट। क्वेश्चन की जो आउटपुट है एक्स दी हुई सर्किट की, इसको हमने बताना है कि इसका क्या आउटपुट की हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो आउटपुट की इक्वेशन बनने के लिए हम पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल हमारे पास ट्रुथ टेबल बनाने के बाद वहाँ से हम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो ये आर गेट है हमारे पास, एंड गेट और ये आर गेट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसकी सिंप्लीफाई करके इसकी हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आ जाएगी एक्स की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन बी इज, यही राइट इक्वेशन बनती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पोजीशन कंट्रोल सिस्टम द डिवाइस यूज टू प्रोवाइड द रेट फीडबैक। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन पोजीशन कंट्रोल सिस्टम डिवाइस यूज, कौन सी डिवाइस यूज होती है रेट फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है टैको जनरेटर यूज टू प्रोवाइड द रेट फीडबैक इन पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिप्लीशन रीजन एंड डायोड इज ड्यू टू द। डिप्लीशन रीजन डायोड के अंदर जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके अंदर डिप्लीशन रीजन जो होती है वो क्यों किस वजह से होती है, ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, या फिर एरिया क्रिएटेड बाय द क्रिस्टल टैपिंग, या एरिया वाइड बाय द करंट कैरियर। तो जो हमारे पास डिप्रेशन रेंज होती है वो ड्यू टू दी हमारे पास रिवर्स बैशिंग के अंदर होती है। जो फॉरवर्ड बैशिंग होती है उसमें बिल्कुल डिप्रेशन रीजन बिल्कुल कम हो जाती है।
तो कम होने की वजह से हमारे पास करंट का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास अगर इसकी रिवर्स बैच की बात करें तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रिवर्स बैच के अंदर विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसके अंदर जिसकी वजह से हमारे पास करंट पास नहीं कर सकता। ना पास होने की वजह से हमारे पास रिवर्स डायोड जो है वो रिवर्स बैच के अंदर चला जाता है। इसलिए जो डिप्लेशन रीजन है ना, पी एन डायोड इज ड्यू टू द रिवर्स बैचिंग की वजह से होता है। फॉरवर्ड बैचिंग के अंदर हमारे पास जंक्शन कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाता है और हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये ऊपर वाली फिगर जो है ये रिवर्स बाइसिंग के लिए है। जो हमारे पास नीचे वाली फिगर है ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए है। तो ये आपने याद रखना है, जो फॉरवर्ड बाइस है उसके अंदर हमारे पास विड्थ डिप्लेशन रीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है और जंक्शन जो है हमारा जो जंक्शन होता है पीएन जंक्शन वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो रिवर्स बाइस के अंदर हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, इज अ रिवर्स बाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की कौन सी बनती है, जेड नॉट इज, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू अंडर रूट एल डिवाइड आर प्लस जे ओमेगा एल, यहाँ पर आता है आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जे ओमेगा जी प्लस जे जे ओमेगा सी। तो ये जब आर इज इक्वल टू जीरो और जी इज इक्वल हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मान जाती है ट्रांसमिशन लाइन की वो अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है, क्योंकि हमारे पूरी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास जो राइट आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो ये दोनों पैरामीटर जीरो हैं, तो इसलिए हमारे पास जो बन जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अंडर रूट एल ओवर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टॉप मोस्ट कंडक्टर ऑन इन ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन। जो ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके अंदर जो टॉप मोस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो जो हमारे पास टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है वो अर्थ कंडक्टर होता है। प्रोटेक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो जो हमारे पास ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, टॉप मोस्ट कंडक्टर जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 440 वोल्ट 20 वोल्ट इज रेफर्ड एज, तो इसे हम इसको हम कहते हैं जी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन लिनियरिटी कॉज बाय द सर्वो मोटर इज सेचुरेशन। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन कई बार पेपर में बार बहुत से एनटीएस के पेपर में भी रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इज सेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DFT इज अप्लाई टू द डिस्क्रीट फोरन टेस्टमैम इज बेसिकली अप्लाई टू द फाइनाइट डिस्क्रीट सीक्वेंसेस। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर इन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड the leakage current flows does not flow, the leakage current flows from anode to cathode, the leakage current flows from cathode to anode, the leakage current flows from gate to anode। तो जो हमारे पास सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 एंड J3। तो सबसे पहले हम एनोड टू कैथोड जो हम वी ए के मीन्स एनोड टू कैथोड के अंदर जो हमारे पास जंक्शन J1 और J2 को हम फॉरवर्ड बैच कर लेते हैं। तो जंक्शन J3 जो होता है J2 जो हमारे पास होता है वो स्टिल रिवर्स बैच के अंदर रहता है। तो हमारे पास 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J2। तो J1 और J3 जो होते हैं हमारे पास, इनको हम फॉरवर्ड बैच वी ए के हमारे बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसको सोर्स को हम अप्लाई कर लेते हैं वी ए के। तो जंक्शन J1 और J1 और जो J3 थे उनको हमने फॉरवर्ड बैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करंट पैदा होता है। तो सबसे पहले हम जो जंक्शन J1 और J3 के साथ हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, उसको वी ए के कहते हैं। नोट को थोड़े हमारे पास स्मॉल करंट फ्लो होता है। तो उसी टाइम हमारे पास जंक्शन J2 ये रिवर्स बैच होता है, जिसके अंदर जो हमारे पास थैरेस्टर फुली ऑन SCR जो फुली ऑन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है एनोड टू कैथोड। तो इस फ्रंट को कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, स्टेट को कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ थैरेस्टर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द बिलो मेंशन ट्रांसफॉर्म पेयर इज फाउंड बिटवीन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इन अकॉर्डेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी EDS। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्म बनता है, इसमें हमारे पास ऑप्शन सी इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। If R2 the resistance of secondary winding of a transformer and K is the transformation ratio, then the equivalent secondary resistance is referred to the primary will be। तो जो R1 है बेसिकली आपको ये फार्मूला मैंने बताया, द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर की होती है उसको रेशियो R1/2 R2/R2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। आपके पास पेपर में आप कोई भी न्यूमेरिकल आता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का प्राइमरी सेकेंडरी का, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू द R1/R2 इज इक्वल टू K स्क्वायर।
तो R2 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R1 बाई के स्केयर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सेकेंडरी टू द सेकेंडरी इज रेफर टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज रेफर टू द प्राइमरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी फाइंड करेंगे तो R2 डैश हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसलिए R2 यूज़ कर रहे हैं कि हम सेकेंडरी टू प्राइमरी हम करें, R2 डिवाइडेड बाई के स्केयर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी द राइट आंसर, R2 डिवाइडेड बाई के स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच द फॉलोइंग एम्पलीफायर हैज़ मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। तो ये पावर एम्पलीफायर हमें दिए हुए, इसमें कौन सा एम्पलीफायर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है। तो मैंने ये इस पे ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पावर एम्पलीफायर को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन जो होती है वो क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर होती है, जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है उसके उसमें सबसे मिनिमम डिस्टॉर्शन होती है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन 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 कौन सा मतलब, इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्लास सी एम्पलीफायर जो है उसमें ए एम्पलीफायर जो सी एम्पलीफायर जो उसमें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन सी है, हमारे पास राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लास सी एम्पलीफायर में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैशेज इक्वेशन आर फॉर्म्ड इन, हमारे पास सर्किट दिया गया है, पूछ रहे इसमें कितने मैशेज बन सकते हैं। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो लूप बन रहे हैं, ये लूप 1 और दूसरा लूप ये बन रहा है। आपने देखा होगा जितने नंबर ऑफ लूप होंगे, नंबर ऑफ लूप विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मैशेज, जितने ज़्यादा लूप होंगे उतने लंबे। हमारे पास लूप 1 है और ये वाला लूप 2 है, तो हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, इसका मतलब है 2 लूप इज इक्वल टू 2 मैशेज, जितने नंबर ऑफ लूप होंगे उतने ही नंबर ऑफ मैशेज होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फेस मार्जिन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन फेस मार्जिन यूज टू स्पेसिफाई द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।